का आदान प्रदान, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इन्हीं के अंदर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस दोस्तों। क्लियर? अब जब हम लोग बात करते हैं इनके अंदर कि आपकी एल्वियोलाई की शेप कैसी होती है, तो आप कहते हो भाई अंगूर के जैसी हो सकती है, ठीक है, गुब्बारों के समान हो सकती है प्यारे दोस्तों, या थैले नुमा हो सकती है, थैले नुमा, ये सारी शेप इनकी दी जाती हैं। ग्रेप्स खाते हो अंगूर के गुच्छे की तरह, बलून जैसे एक उसमें भरे हुए होते हैं, एक गुच्छे में गुब्बारे लगे हुए हों, या सैक लाइक होती हैं। और इनमें कौन सी प्रक्रिया द्वारा, विसरण की प्रक्रिया द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन द्वारा। तो किस प्रक्रिया द्वारा एल्वियोलाई में गैसों का एक्सचेंज होगा? हमने कहा डिफ्यूजन के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहां से आपको श्वसन से सारे फैक्ट जो हैं एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इंजेशन पाचन से संबंधित होता है बेटा, पाचन से संबंधित, डाइजेशन का स्टेप है ये, ठीक है। और मैडम जो अवशोषण होता है ये आपकी आंत में होता है, आपकी छोटी आंत में होता है, बेसिकली आपकी इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है? पोषक पदार्थों का अवशोषण, जितने भी पोषक पदार्थ हैं वो आपकी छोटी आंत में अवशोषित होते हैं, ठीक है। चलिए भाई लेमन टी आ गया क्योंकि गला खराब है, बहुत बढ़िया। चलो आओ आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण आप लोग जानते हो कि ये प्रकाश संश्लेषण जो होता है, पौधे इसके द्वारा जब अपना खाना, पौधे जब प्रकाश के द्वारा अपना खाना बनाते हैं उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये लाल रंग में सबसे ज्यादा होता है प्यारे दोस्त। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होती है? तो मोर इन रेड कलर, तो रेड में सबसे ज्यादा, और सबसे कम ग्रीन कलर यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है? भाई सेल्यूलर रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? अंतः श्वसन को हम लोग, इंटरनल रेस्पिरेशन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन आप लोगों का दो तरीके का हो सकता है बेटा, ये ऑक्सी और अनऑक्सी इसी के टाइप होते हैं। तो बेसिकली इनको आप इंटरनल रेस्पिरेशन के नाम से जान सकते हो। जो कोशिकाएं अंदर की तरफ जो कोशिकाएं हैं वो रेस्पिरेशन करती हैं, उसे ही कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, इसमें कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं, और ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों। कोशिका के किस भाग में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसमें केवल 2 एटीपी बनते हैं, और ये जीवाणु के अंदर होता है, जीवाणु और नीली हरी शैवाल में होता है, ठीक है। जीवाणु और नीली हरी शैवाल ये इनके अंदर होता है बेटा, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी इनके अंदर होता है, और बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। और यहाँ पर केवल 2 एटीपी बनते हैं, और ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। किस में होता है दोस्तों? कोशिका द्रव में। कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसमें होता है, कोशिका द्रव में, ठीक है। अच्छा, कोशिका के अंदर जो वलयनुमा संरचना होती है उनको क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका में कौन से कोशिकांग है जहां राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर राइबोसोम मिलते हैं तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं, रफ ER। और जहां नहीं होते हैं उसको स्मूथ कहते हैं दोस्तों। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट। श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान, रेस्पिरेशन के बारे में कौन सा कथन यहां पर सही है वो आपको बताना है। तो श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो बिल्कुल श्वसन के बारे में सारे कथन आपके सत्य हैं, ठीक है। श्वसन के बारे में ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? हेमोग्लोबिन के माध्यम से। तो भाई बिल्कुल हेमोग्लोबिन भी अपने साथ ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को जोड़कर रखने का काम करता है, ठीक है। रुधिर प्लाज्मा, बिल्कुल पूरे शरीर की 2% जो प्यारे बच्चे ऑक्सीजन होती है। कितनी ऑक्सीजन? तो आप बताओगे लगभग 2% जो ऑक्सीजन है वो आपकी बॉडी में प्लाज्मा ही ट्रांसफर करके आता है। तो यहां पर A और B दोनों हो जाएगा सही। तो हेमोग्लोबिन भी करता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, और आपका प्लाज्मा भी करता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आई बातें? चलते हैं आगे की तरफ बात करते हैं। प्लेटलेट क्या करती हैं? रक्त का थक्का जमाने का काम करती हैं, रक्त का थक्का, ठीक है। तो ये क्या काम करती हैं दोस्तों? रक्त का थक्का जमाती हैं, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। तो ये भी पूछा जाता है कि ब्लड क्लोटिंग में कौन हेल्प करती हैं? तो प्लेटलेट्स। अच्छा, प्लेटलेट्स एक पदार्थ निकालती हैं, कौन सा पदार्थ निकालती हैं? ये निकालती हैं थ्रोम्बिन नामक पदार्थ, थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन ही एक्टिव होता है और आपके घाव को ढकने का, या आप लोग बताते हो
कि जो थ्रोम्बिन होता है यही आपके फाइब्रिनोजन को एक्टिव करता है जाकर, ठीक है। तो थ्रोम्बिन क्या काम करता है, जो फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन को एक्टिव करने का काम करता है। तो फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करता है जो थ्रोम्बिन है, ये प्लेटलेट निकालती हैं। अच्छा, मुझे अब इनका आपको एक काम बताना है, सभी बच्चे बताएंगे कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी, इनका वैज्ञानिक नाम बताना। आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं बेटा, एरिथ्रोसाइट। तो कभी भी पूछे कि एरिथ्रोसाइट किसका नाम है, तो एरिथ्रोसाइट जो होती हैं ये आपकी आरबीसी हो जाती हैं, ठीक है। अगर आपको कभी भी पूछे कि डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं और कभी भी पूछे कि प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, फटाफट बताओ। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम बताओ सारे दोस्त कमेंट सेक्शन में, फटाफट डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम सारे दोस्त कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई। ल्यूकोसाइट, बहुत बढ़िया। टोटल 100+ क्वेश्चन है बेटा, तो इनको कहते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इनको हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ल्यूकोसाइट हो जाती हैं आप लोगों की डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स हो जाती हैं दोस्तों थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट क्या हो जाती हैं, प्लेटलेट्स। तो बहुत बढ़िया, ये आप लोगों का हो गया। चलते हैं आगे। अगर संख्या में बात करें तो सबसे ज्यादा ये होती हैं आरबीसी, फिर सबसे कम होती हैं डब्ल्यूबीसी और सबसे ज्यादा आपकी प्लेटलेट्स होती हैं। डब्ल्यूबीसी आपको इम्यूनिटी देती है, रोगों से बचाव करती हैं। तो इन पर भी क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको क्या दे रही होती है, इम्यूनिटी। ये आप लोगों को इम्यूनिटी देती हैं, रोगों से बचाव करती हैं दोस्तों, रोगों से बचाव। तो रोगों से बचाव करने वाली कोशिका कौन सी हो जाती है, आपकी डब्ल्यूबीसी। अच्छा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी से भी क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको कभी भी पूछे कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, ठीक है, बिगेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो आपने बताना है मोनोसाइट। कौन सी है दोस्तों, मोनोसाइट। क्लियर। और मैम सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी, कभी भी इस तरीके से भी आपको चीजें याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है। तो जब आप खाने को निगल रहे हो, देखो जैसे अभी मैं ये चाय पीने वाली और इसको निगलूंगी, हाँ देखा गले में बड़ा आराम पड़ रहा है। तो बेटा ये भोजन निगलते समय कौन सा ऐसा मार्ग है जो बंद हो जाता है, तो आप जो आपके श्वसन नली को बंद कर लेगा, एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस एक घाटी नुमा स्ट्रक्चर होती है जो आपकी फूड पाइप और आपकी ईसोफेगस दोनों को प्रोटेक्ट करती है, दोनों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लैरिंग्स, यहां से क्या होता है, आवाज उत्पन्न होती है, ठीक है, यहां से वॉइस जनरेट होती है बेटा, आवाज। ट्रैकिया, ये आपके फेफड़ों में हवा को ले जाकर गिरती है, ठीक है, आपके लंग्स में क्या करती है, हवा को ले जाती है। ब्रोनकाई आपके फेफड़ों का ही भाग है, और जब ये खराब हो जाती है तो एक रोग हो जाता है ब्रोनक्राइटिस, जिसको कहते हैं ब्रोनक्राइटिस नाम की बीमारी। तो कौन सी बीमारी हो जाती है, ब्रोनक्राइटिस रोग हो जाता है बेटा, ठीक है। अच्छा, आपको कभी भी पूछे कि एक ऐसी जगह जहां पर श्वास नली और भोजन नली दोनों मिलती हैं, इसको कहते हैं ग्रसनी। तो ग्रसनी एक ऐसी जगह है जहां पर भोजन नली और श्वास नली दोनों मिलती हैं, ठीक है, जहां पर भोजन नली यानी कि जिसको कहते हैं आपकी ईसोफेगस, ये भी मिलेगी, ठीक है, और जहां पर आप लोगों की ट्रैकिया, ठीक है, जहां पर आप लोगों की श्वास नली, ये भी मिलती है। तो ये पूछा जाता है आपको पेपर में, ट्रैकिया, ठीक है, ये भी मिलती है, ये आपको पूछा जाता है। अच्छा, कीट कैसे सांस लेते हैं, ट्रैकिया से मुझे याद आया कि कई बार आपको कीट में श्वसन अंग पूछा जाता है कि कीटों में श्वसन कैसे होता है, इंसेक्ट कैसे रिस्पायर करते हैं। तो इंसेक्ट्स में रिस्पायर करने के लिए पाई जाती है ट्रैकिया, ठीक है, जिसको वायु नली कहते हैं हम लोग, वायु नली। अच्छा, कभी कभी कॉकरोच करके पूछ लेता है, कॉकरोच, तो कॉकरोच में होती है दोस्तों ये ट्रैकिया। लेकिन दूसरे कीटों की बात करें तो उनमें स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, स्पाइरिकल्स मिलते हैं उनके अंदर, श्वसन रंध्र मिलते हैं, श्वसन रंध्र उनके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ट्रैकिया कॉकरोच में, बाकी दूसरों में स्पाइरिकल्स होते हैं, श्वसन रंध्र होते हैं, ठीक है ना। प्लीज कुछ बताओ, एक्टिव पर्सन थे, सब इंस्पेक्टर थे, फिर बॉडी। बेटा ये कोई मतलब नहीं है कि एक्टिव है या इनएक्टिव, मैंने कहा ना कि खाने से पेस्टिसाइड्स जब हमारे खाने में जाएंगे, गंदा पानी, पानी में आर्सेनिक जैसे तत्व होते हैं जो कैंसर का कारण बनते हैं। तो दिल्ली का पानी बहुत प्रदूषित है बेटा, तो दिल्ली के पानी में सारे एलिमेंट है ना। आसपास जो जमीन है वो खोखली है, सारी फैक्ट्रीज वगैरह का पानी उसमें जा रहा है, उससे हो सकता है ना। खान पीन से, दूध वगैरह, इंजेक्शन का दूध जब हम पीते हैं, जानवरों को भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं दूध का ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन करने के लिए तो उससे भी हो सकता है कैंसर, ठीक है। चलो,
उच्च श्वसन की प्रक्रिया में शरीर के बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? अब आपको क्या कह रहा है? एक्सहेलेशन, जब आप बाहर की तरफ सांस छोड़ते हो तो ऑक्सीजन होती है उसमें 17%। जब आप अंदर की तरफ लेकर जाते हो इनहेलेशन, तो इनहेलेशन के दौरान जो ऑक्सीजन होती है वो होती है 21%। भाई जब आप लोग अंतः श्वसन करते हैं तो कौन कौन सी गैसेज हैं जो आपके अंदर जाती हैं? ये आपको पूछा जा सकता है पेपर में। इनहेलेशन के दौरान कौन कौन सी गैसेज हैं जो शरीर के अंदर जाती हैं? तो आप बताते हो कि ऑक्सीजन जाती है बेटा 21% में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है कुछ 0.03% के अंदर लगभग, और नाइट्रोजन जाती है 78 से 79% में, ठीक है। अब मैडम जी जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है, जब आप लोग क्या कर रहे हो? बाह्य श्वसन कर रहे हो। सांस जब आप लोग